हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करना है आज के लेक्चर में। वन शॉट वीडियो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? प्यारे बच्चों, ये आपके केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करती है और आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। यानी इट बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना एक बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप दो तरीके की केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे या दो तरीके की प्रोसेस पढ़ोगे। पहली प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो जाए, जो खुद ब खुद हो जाए, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस। हम लोग सब जानते हैं कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे आपके घरों में लगे हुए इन्वर्टर, आप लोगों को पता ही है, जैसे आपकी पावर कट होती है इन्वर्टर ऑटोमेटिकली घर में बिजली सप्लाई चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में वो जो इन्वर्टर की बैटरी लगी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे लाइट जाती है, पावर कट होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से निकलती है केमिकल एनर्जी और आपका इन्वर्टर उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद हो जाए। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखने को मिलती है। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखने को मिलती है। एक बात बड़े आराम से, एक बड़े अच्छे तरीके से एक बात ध्यान रखना, आप सब लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा होगा। इसके अंदर दो चेंबर होते हैं। यहां पर आपका जिंक होता है जिसको आप लोग एनोड बोलते हो। यहां पर आपका कॉपर होता है जिसको आप लोग कैथोड बोलते हो। तो ये आपके कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। यहां पर आप जो, मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका जिंक का एनोड है और ये आपके कॉपर का कैथोड है। यहां पर आपने सॉल्यूशन भर दिया। ये आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है गाइस। यू शुड टेक 1 मोलर ताकि आप स्टैंडर्ड चीज ले सको। आपने यहां पर 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन रख दिया। एक सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट कर दिया। ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी सीखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, है ना। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप बेसिकली एक की लगा दो। जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आप एक एमीटर, वोल्ट मीटर जो भी लगा दो, जो आपको रीडिंग्स बताएगा कि क्या करना है। जैसे आप इस की को जोड़ते हो इससे, जैसे आप इस कनेक्शन को कंप्लीट करते हो, पहले केस में क्या होगा, एक्चुअली ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इस सेल का वोल्टेज बोल लो या इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, ये जो सेल मैंने आपको बनाया है जिंक और कॉपर वाला, इस सेल का एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी इस सेल के द्वारा क्रिएट किया हुआ पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स के आसपास का होता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, केस नंबर 1, अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर आपका पोटेंशियल, इस सेल का पोटेंशियल लिख दो आप सबसे पहले। इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, यानी इस सेल से जो करंट निकल रहा है, जो पावर निकल रही है, 1.1 वोल्ट की निकल रही है। अगर आप इस सेल पर बाहर से पोटेंशियल लगाते हो, एक तो पोटेंशियल इस सेल का खुद का है, अब अगर आप इस सेल पर बाहर से पोटेंशियल लगाते हो जिसको आप एक्सटर्नल पोटेंशियल बोलते हो, अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है आपके सेल के पोटेंशियल से जो कि 1.1 वोल्ट है, अगर इससे बाहर से लगाया जाने वाला पोटेंशियल कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा कि यहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी।
मतलब सेल के द्वारा निकाले जाने वाले एनर्जी बाहर से आने वाले पोटेंशियल के मुकाबले कम होगी। सेल के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला पोटेंशियल बाहर से आने वाले पोटेंशियल के मुकाबले कम होगा। आप खुद भी जानते हो ना, आपके घर की जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो पावर से कनेक्टेड होती है चार्ज होने के लिए। तो मान लो अभी लाइट चली गई है, अभी बिजली गुल हो गई है, तो बिजली गुल होने की वजह से एक्सटर्नल जो तुमने पावर प्लग लगा रखा है वहां से बैटरी के अंदर जो करंट आ रहा है वो कम होगा, और सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन घट रही है उसकी वजह से ये ज्यादा होगा, उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने लगेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल, कभी कभी नो डाउट ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल आपके सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाए, यानी दोनों ही 1.1 वोल्ट हो जाए, ये भी 1.1 हो जाए और ये भी 1.1 वोल्ट हो जाए। तो अब यहां पर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, यानी ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलेगी ना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगी। लेकिन तीसरे केस में क्या होता है, जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, यानी बाहर से आने वाला करंट सेल पोटेंशियल से बड़ा हो जाए, यानी आपका सेल का पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट है इसका पोटेंशियल 1.1 से ज्यादा हो जाए, 1.3 हो जाए, 1.5 हो जाए, तो अब क्या होगा, अब आपके सेल के अंदर जो पोटेंशियल बन रहा है वो छोटा है, बाहर से जो करंट आ रहा है, बाहर से जो पावर आ रही है वो ज्यादा है। तो बाहर की पावर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका सेल बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपका बैटरी अब चार्ज होने लगी है। पहले इस केस में आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई थी, तो आपकी बैटरी ने आपके घर में करंट सप्लाई चालू कर दी थी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो गया था आपकी बैटरी पर, लेकिन अब लाइट आ गई है, अब बिजली आ गई है। तो अब आपकी बैटरी यानी आपका सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि उसको बिजली विभाग से आ रही है, जबकि घर में जो पावर सप्लाई है उससे पावर लेकर वो अपने आप को रिचार्ज कर रहा है, अपनी केमिकल एनर्जी इनबिल्ड कर रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो यहां पर बेसिकली क्या होने लग जाती है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप ना हो, मतलब केमिकल एनर्जी अपने आप नहीं बनेगी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप सप्लाई करोगे तभी हो पाएगी, जब आप सप्लाई नहीं करोगे तब नहीं हो पाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस कंडीशन में इस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो वो सेल जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सेल आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपने पढ़ा होगा, या डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप इसको डेनियल सेल बोलते हो। तो ये तीन फंडे आप लोग ध्यान रखना ये तीन फंडे आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदलती है, नॉन स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, जो भी मेरे क्लास 8, 9, 10 के बच्चे हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आई एम ऑन अनअकैडमी, और मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पर मैं 8, 9, 10 के छोटे बच्चों के साथ में, 11, 12 का नहीं है वहाँ पर कुछ भी, 8, 9, 10 के बच्चों का NTSC ओलंपियाड या JEE नीट का फाउंडेशन जो क्रिएट होता है वो बनाने में मैं वहाँ पर बच्चों की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी सर्कल पर बहुत ज़्यादा तरीके से ऑक्यूपाइड होते हैं इन टीचिंग ऑफ 11, 12 JEE नीट लेवल। तो 8, 9, 10 के बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, दैट्स वाई आई एम ऑन एन अकेडमी। मेरे अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल की लिंक, मेरा कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपके घर में, आपके साथ में अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है और अगर वो भी मुझसे पढ़ना चाहता है तो गाइस अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, अपना कुछ पॉलिटिक्स नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, सिर्फ वहाँ पर जाकर पढ़ना है।
मेरी प्रोफाइल एक बार चेकआउट करनी है और कोर्सेज देखने हैं, यह आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना और फटाफट से उसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। चलो गाइस, तो ये तो एक स्टार्टिंग हो गई है ना, और ये आपको पॉइंट एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चाहो तो एनसीईआरटी का सेकेंड पेज देख लेना चैप्टर का, आपको ये चीज़ डायग्राम में वहाँ पर भी मिल जाएगी, इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं। चलो आ जाओ, अब हम लोग हमारे पॉइंट वाइज इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, टर्म्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने यहां पर देखा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन से मिलकर बने उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तुम्हारा सॉल्ट NaCl, KCl वगैरह। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो 100% डिसोसिएट हो जाए, जो 100% डिसोसिएट हो जाए। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? which do not dissociates completely, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? CH3, COOH, NH4OH। ये लोग तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 100% डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए या इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए और इनको पानी के अंदर आपने डिसॉल्व कर दिया, तो पानी के अंदर जाते ही ये 100 मॉलिक्यूल में से 10, 8, 12, 15 इतने ही टूटेंगे कैटायन में और एनायन में, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल एज इट इज पड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, तो जैसे HCl, ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर तुमने HCl के 100 मॉलिक्यूल पानी में मिलाए हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। H2SO4, NaCl, KCl, NaOH, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखी, जो कैटायन और एनायन से मिलकर बनाए, तो इसके अंदर सर आप एक काम करो, सॉल्ट ही लिख देते, इतना क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो नहीं बेटा, यहां पर ध्यान रखना, सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस, ये तीन चीजें मेरे लाडले बच्चों यहां पर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में काउंट होगी। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप देखो, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, लेकिन ये दोनों एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है। तो सॉल्ट, एसिड और बेस, इन तीनों के अंदर कैटायन एनायन का रोल होता है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको ऐसा लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप लोग अल्फा से डिनोट करते हो। देखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सीधा सा फंडा है कि मान लो तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH। हम लोग सब जानते हैं कि पानी में जाने के बाद, एक्वस फॉर्म में जाने के बाद, ये टूटेगा CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि मान लो इनिशियली प्रोसेस की शुरुआत में तो मेरे पास में इसके फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स थे, कि चलो 10 ले लो, और इसके 0 थे। लेकिन जब मैंने पूरी तरीके से इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया
तब इसके मेरे पास में 8 मॉलिक्यूल रह गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन में टूट गए होंगे, 8 एज इट इज रह गए। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन, या इतना ज्यादा बड़ा भी ना लिखते हुए आप तो सिंपल सा इसको फंडा लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, सीधा था फंडा। तो अब आप मुझे बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा। शुरुआत में 10 मॉलिक्यूल थे तो टोटल मॉलिक्यूल हो गए 10, डिसोसिएट कितने हुए, 10 में से 8 बच गए 8, खत्म कितने हो गए 2, तो 2, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ गया 0.2। क्या है बात समझ में आ गई। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डाल लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंट, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। फटाफट वी आर डूइंग रिवीजन, और रिवीजन तो मेरे गुलगुलू ऐसे ही होता है फटाफट वाला। चलिए लेकिन अच्छे तरीके से। नाउ रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो एक वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, या एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को फ्लो होने से जो चीज रोकेगी, जो उसको हर्डल बनेगा, वो रेजिस्टिविटी होगा, वो रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस कैन बी इजीली डिफाइंड एज R is directly proportional to L by A. Resistance is directly proportional to L by A, that is length by cross section area. For example, यहां पर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स आपने डिप कर दिए, ये कर दिया आपने, इसमें सॉल्यूशन भर दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है L, और इस एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो L, जिसको आप लेंथ बोलोगे, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम यहां पर फिजिक्स की तरह वायर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इलेक्ट्रोड्स का और सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वही चीज को यहां पर लिखेंगे। एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। आपके इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो अब आप खुद समझो, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट को फ्लो होने में उतनी तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि भैया बेसिकली हम लोग सब जानते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा ये एक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो हम लोग सब जानते हैं जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक वायर की मदद से हमें इसे यहां से यहां पहुंचाना होता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर ट्रैवल करने में उतना समय लगेगा, और चीजों को ट्रैवल करने में जितना समय लगता है, रेजिस्टेंस आने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की एक एग्जाम है और उसमें कोर्स बहुत कम है, लेकिन वो एग्जाम 2 साल बाद है, तो क्या तुम उस जरा से कोर्स को, फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर को 2 साल तक लगातार पढ़ोगे? आप क्या बोलोगे, अरे 10 चैप्टर है, 6 महीने बाद पढ़ लेंगे, अरे अगले साल देख लेंगे, अरे एग्जाम के 10-15 दिन पहले देख लेंगे, 10 चैप्टर हमारे लिए क्या है। तो तुम्हारा ना पढ़ने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। लेकिन अगर 10 चैप्टर है और एग्जाम 10 दिन बाद है तो फटी पड़ जाएगी, रोज एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ाई करोगे, तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना पतला होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके करंट के फ्लो को रोकेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के फ्लो को रोकना,
लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रोड बहुत चौड़ा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से मूव करके ऊपर की ओर चले जाएंगे। इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसान हो जाएगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अब ये बात आपको क्यों समझाई, क्योंकि ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब जगह काम में आएगी। अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी रो एल बाय ए, जहां पर ये जो आपका रो आया दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, एंड रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जो भी आप ले लो, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। क्या चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल, आर मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। दूसरा आपको यहां पर पढ़ना है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय सी। हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा तो कंडक्टेंस करंट को बहने में मदद करेगा। तो कंडक्टेंस को हमेशा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बोला जाता है, कंडक्टेंस को हमेशा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बोला जाता है। तो अगर आपको कंडक्टेंस निकालना हो तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला रख दो, ये आर का फॉर्मूला रख दो, तो हो जाएगा रो एल अपॉन ए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। अब आप एक बात बताओ, तुम्हारे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी पर ओम, क्या हो जाएगी पर ओम। अच्छा, एक बात बताओ, जिस प्रकार कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक और टर्म सिखा रहा हूं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा। तो कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहां पर आप देखो 1 अपॉन रो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कप्पा। तो यहां पर आपका फॉर्मूला चेंज होकर बन जाएगा कप्पा ए बाय एल, कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है साइमन, क्या होती है साइमन पर मीटर, जैसे यहां पर ओम मीटर होती है इसकी साइमन होती है। अच्छा, कंडक्टेंस की एक यूनिट और होती है साइमन, एक यूनिट और होती है साइमन, तो या तो आप साइमन लिखो या पर ओम लिखो, और कंडक्टेंस की यूनिट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन पर मीटर। अच्छा, आप चाहो तो कप्पा निकाल सकते हो, कप्पा यानी कि आपकी कंडक्टिविटी कैन बी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाय ए। तो ये आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले होगा जिन पर इतने ज़्यादा सवाल मैंने कभी देखे नहीं है, इतने ज़्यादा सवाल कभी आते नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, बट ठीक है, मन रखने के लिए आप इनको पढ़ लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़े लाडलो, चलिए देख लो जल्दी से इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एक सब्सटेंस की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी निकालना बड़ा आसान है भाई। अभी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, जैसे मान लो आपको किसी एक मेटल के वायर का रेजिस्टेंस पता चल जाए, कोई एक्सपेरिमेंटेशन मेथड हो मेरे पास में कि मैं ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं और मुझे उसका रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या मुझे इससे उसका कंडक्टेंस पता चल सकता है? हाँ, मैं जानता हूं कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो बस मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू नोन हो जाए तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला। तो आपको अब कुछ ऐसी टेक्निक ढूंढनी है, आपके पास में कुछ एक ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे आप किसी भी एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस निकाल सको। रेजिस्टेंस निकल गया, और अगर आपको उस चीज की लेंथ
और क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, दुनिया में हर चीज आप निकाल सकते हो। आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में? एक तो आपको उसका एल पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। बस ये 3 चीजें निकाल लो, आपको मजा आ जाना है। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया नापा जा सकता है, रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है बाय द यूज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, बाय द यूज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। हम इस ब्रिज की मदद से रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं एक अननोन सब्सटेंस का, तो ये भी आप यहां से निकाल सकते हो। तो अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए, आपके पास में एल और ए की वैल्यू है, तो यहां से आप सबसे पहले रो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप यहां से सबसे पहले रो की वैल्यू निकाल लो आर ए बाय एल से। रो की वैल्यू मिलते ही आप कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी, क्योंकि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और जैसे ही आपको आर की वैल्यू मिल जाए, आप यहां से कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो 1/r से। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये 3 चीजों के बारे में अगर पता लग जाए तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास में एक ब्रिज होता है जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। वो कुछ ऐसा बनता है मेरे लाडले बच्चों, देखो मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो मेरे ख्याल से आपने में पढ़ा होगा इसको, आपने इसको में पढ़ा होगा। सर ये क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने को, में फाले फमीर फुद्दी भी लाइक फाले मेरी नकल करता है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां पर आपका एक कोई मेटल वायर अटैच्ड होता है जिसका रेजिस्टेंस नोन होता है R1, R2 भी हमें नोन होता है, R3 भी हमें नोन होता है, R4 हमारे लिए अननोन रहता है। तो जो भी आपका अननोन रेजिस्टेंस है, जो भी आपका अननोन सब्सटेंस है जिसका आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, उसको आप R4 वाली पोजीशन पर फिट कर दो। उस वायर को, उस चीज को अब R4 पर फिट कर दो और यहां पर फॉर्मूला लगा दो R4 इक्वल टू R3 एंड R2 जो अपोजिट फेसेस पर है, ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे और R1 R4 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे। अब R4 अननोन है, ये आपको निकालना है, तो जाएगा R3 R2 डिवाइडेड बाय R1। इस फॉर्मूले से आप ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब अगर आपके पास में एक मेटेलिक वायर है, अब अगर आपके पास में एक मेटल है या एक मेटेलिक वायर है जो आप यूजुअली फिजिक्स में इस्तेमाल करते हो, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। वायर उठाया, वायर या मेटल का टुकड़ा उठाया और R4 पर ये वायर से जोड़ दिया। ये भी तो वायर ही चल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके वायर हैं जिनके पास में कंडक्शन करने की पावर होती है, जिनके पास में कंडक्शन करने की पावर होती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मेटेलिक वायर के अंदर कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस के फ्लो की वजह से होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब समझना इस चीज को, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अब इसका नेचर समझो। ये लिक्विड है। अब आप इस लिक्विड को इस ब्रिज में कैसे लगाओगे? भाई वायर तो डुबा नहीं सकते आप वायर तो इसके अंदर डुबा नहीं सकते। तो यहां पर हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम एक लिक्विड सॉल्यूशन को व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट कैसे करें। भाई मुझे अगर बोल दिया किसी ने कि तेरे पास में NaCl का सॉल्यूशन है, तेरे पास में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, अब इस एक्वस सॉल्यूशन का पोटेंशियल निकाल या इसका रेजिस्टेंस निकाल या इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस निकाल, तो मैं इसको उठाकर यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज में यहां पर कैसे लगाऊं? यहां तो वायर ही लगा सकता हूं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहां पर एक सेल बनाया जिसका नाम रखा कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, हमने एक सेल बनाया जिसका नाम क्या रखा? कंडक्टिविटी सेल। बेसिकली कंडक्टिविटी सेल होता बड़ा प्यारा है, ऐसा एक गोल सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पर से आपके प्लेटिनम वायर्स जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया जाता है। बस समझ में आ गई बात आप लोगों को। यहाँ पर ये जो आपने वायर यहाँ पर जो अटैच किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप L ले लेते हो और एक इलेक्ट्रोड का या इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको आप यहाँ पर A ले लेते हो। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपने जो भी सॉल्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आप पहले उसको इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर भर दो। वो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख दो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख दो जिसका रेजिस्टेंस अभी अननोन है, जिसका रेजिस्टेंस अभी क्या है, अननोन है। पहले आप इसको उठा लो, इसके अंदर भर लो, फिर इन दोनों वायर से इसको यहां पर कनेक्ट कर दो। एक वायर यहां मोड़ दो और एक वायर यहां मोड़ दो, ये तुम्हारा कनेक्ट हो गया यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल। और सेम प्रोसेस से जैसे आप यहां से की इसको कनेक्ट करोगे, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये R4 की वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, पक्का, कोई समस्या? अच्छा, एक टर्म और सीख लो। सेल कांस्टेंट की मदद से हमें वैल्यू मिलती है G की, सॉरी कंडक्टिविटी सेल की वजह से हमें वैल्यू मिलती है G की, जिसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू L बाय A, it is always equal to L by A. L is the distance between the electrodes and A is the cross section area. L by A. L by A. क्या ये चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन गाइस। ओके बच्चों, आगे बढ़े मेरे प्यारे गुलगुलो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे पकड़ो मेरे बच्चों। चलो, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद मोलर कंडक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आओ लेट्स टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय डेल्टा एम। कुछ किताबों में आपको ये लैम्डा एम से भी दिखाई देगा, ठीक है, डेल्टा एम और लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी मतलब, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि अगर आपके पास में एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उस एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी या उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। भाई बहुत आसान है मेरे ख्याल से, इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू कप्पा। कप्पा इज योर रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय सी, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी एंड सी इज कंडक्टेंस, सॉरी सी आपका कंडक्टेंस है, कप्पा क्या है आपकी कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस इंटू 1000। प्यारे बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, नोट कर लो इसको। यूनिट क्या होगी सोचो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर मोल। अच्छा एक बात बताऊं मैं, यहां पर जहां तक मेरा मानना है, इस C को आप कॉन्सेंट्रेशन ले लो, कंडक्टेंस मत लो, आप इसको कॉन्सेंट्रेशन ले लो। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन लेना इज द करेक्ट वे, क्योंकि आप यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो। So C is the concentration of the solution. I am sorry, C is the concentration. मेरे को C, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने C पढ़ा था कंडक्टेंस के अंदर, तो कंफ्यूजन हो गया, बट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कॉलरॉश लॉ की तरफ। कॉलरॉश लॉ, अब कॉलरॉश लॉ क्या कहता है? कॉलरॉश लॉ कहता है कि अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। एक्चुअली देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं
जैसे मान लो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि NaCl, तो NaCl को अगर मैंने डाइल्यूट करा, पानी के अंदर मिलाया, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में पानी को मिला देने के बाद, जैसे मान लो 1 लीटर मेरे पास में फॉर एग्जांपल 100 ग्राम NaCl है और मैंने 100 ग्राम NaCl को 1 लीटर पानी के अंदर मिला दिया, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास में 100 ग्राम सोडियम के कैटायन और 100 ग्राम क्लोरीन के एनायन आ जाएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि इसके अंदर कितने फ्री कैटायन और कितने फ्री एनायन होंगे, क्योंकि मुझे बस ये ध्यान रखना है कि जितना सॉल्ट मिलाऊंगा, जितने मोल्स या जितने पार्टिकल सॉल्ट के मिलाऊंगा, उतने मोल्स या उतने पार्टिकल्स मुझे कैटायन या एनायन के फॉर्म में मिल जाएंगे और उतनी ज़्यादा मेरी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में स्ट्रॉन्ग की जगह पर वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो मैं श्योर ही नहीं हूं। अगर मान लो मैंने यहां पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट उठा लिया CH3COH और मैंने इसको पानी के अंदर मिलाया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं तो श्योर ही नहीं हूं। किस मामले में श्योर नहीं हूं? कि अगर मैंने इसके 10 मोल लिए तो क्या मुझे 10 मोल एनायन मिलेंगे? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हो सकता है मुझे 1-1 मोल ही मिले। तो अगर 1-1 मोल मिला तो ये मेरे को मालूम थोड़ी कि 1 मोल मिला है, तो पानी में जाने के बाद में डिपेंड करेगा कि कितना टूटा, मेरे को दिख थोड़ी रहा है। भाई NaCl के केस में भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे को अंडरस्टूड था कि स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूट गया होगा। वहां मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन यहां तो रिस्क नहीं ले सकता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एक बात यह मानी जाती है कि कितना भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप उसका इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूशन कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर पानी के अंदर CH3COH डाला, अभी मान लो कि आपने इसके 1 मोल डाला, तो हो सकता है इसके अंदर 0.1 मोल डिसोसिएट हो। फिर आपने क्या करा, इसको और बड़े पानी के अंदर डाल दिया, आपने अब इसको 10 लीटर के अंदर डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा 1 मोल CH3COH हो सकता है 0.5 मोल्स डिसोसिएट हो गया। मतलब जितना डाइल्यूशन करते जाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना डाइल्यूट होता जाएगा। अब आपने इसको 100 लीटर पानी के अंदर डाल दिया, तो हो सकता है 0.8 लीटर मोल हो गया डाइल्यूट डिसोसिएट। फिर आपने इसको 1000 लीटर पानी के अंदर डाल दिया। तो ऐसे आप क्या करो, इसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ। मतलब इतनी बार डाइल्यूट कर दो, इतनी बार डाइल्यूट कर दो कि आप खुद भूल जाओ कि मैंने कितनी बार डाइल्यूट किया है। इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आपको कॉलरॉश लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilutions. Molar conductivity at infinite dilutions is always equal to number of moles of cation multiply by molar conductivity at infinite dilutions of that cation. समझना, प्लस number of moles of anion multiply by molar conductivity at infinite dilutions of anion. ये आपके कॉलरॉश लॉ का फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, समझ में नहीं आया। तो सीधी सी बात है, मान लो तुम्हारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH। अब आप बोलोगे सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस कैटायन का और इस एनायन का मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे मालूम? क्योंकि ये सॉल्ट तो पानी के अंदर जाकर, या ये एसिड पानी के अंदर जाकर पूरी तरीके से टूट ही नहीं रहा है। तो मैंने कब बोला कि तुम इसका निकालो? भाई तुम्हारे पास में इस दुनिया में कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिनकी मोलर कंडक्टिविटी तुम ऑलरेडी निकाल सकते हो।
तो मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठा लिया HCl, भाई HCl तो पूरा 100% H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो HCl की मदद से पहले तुम H पॉजिटिव का मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। फिर तुम एक काम करो, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव नाम की एक सॉल्ट ले लो, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। इस सॉल्ट से जब ये सॉल्ट 100% टूट जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब CH3COO नेगेटिव का आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी, वो दोनों निकाल लो। तो ये वैल्यूज आपको कोलरॉश अंकल ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। कोलरॉश अंकल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करके लगभग हर कैटायन और लगभग हर इंपॉर्टेंट एनायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस की आपको वैल्यू दे दी। बस तो आप जैसे आपके सामने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आए तो करना क्या है, बस आप ये देख लो कि इसके कितने मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स हैं। दोनों यूजुअली सेम ही होते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में NaCl है तो NaCl में 1 मोल इसका होगा और 1 मोल इसका होगा, या अगर आपके पास में CaCl2 है तो 1 मोल इसका होगा, 2 मोल इसके होंगे। वो यहाँ पर मोल्स में उसकी वैल्यू रखो और मोलर कंडक्टिविटी की जगह उसकी वैल्यू रखो, बात खत्म। तो इस तरीके से आप लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकाल सकते हो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बाय द यूज ऑफ दिस कोलरॉश लॉ। जरा इसको नोट करो, एक PYQ करवाता हूं, नोट करो। अच्छा, PYQs कराने से पहले एक दो फॉर्मूले और लिख लो। एक फॉर्मूला आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको एक कॉन्सेंट्रेशन निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतने मोलर सॉल्यूशन पर इतनी कंडक्टिविटी है, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले से आप लोग बड़े आराम से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। मतलब आप लोग हमें यह बता सकते हो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ या गिवन नंबर ऑफ वीक एसिड में से कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस में वो डिसोसिएट हुआ, ये आप मुझे बता सकते हो। एक फॉर्मूला और लिखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब ये बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। पहले यहां से अल्फा निकालो, फिर इससे ये वैल्यू निकाल लो। C इज कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा कहां से निकलेगा, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना आ गया, कप्पा अपॉन कंसेंट्रेशन इनटू 1000, ये आपको ये वैल्यू दे देगा। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कोलरॉश लॉ से मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जरा इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन लगाकर देखो जरा कि PYQs है, ये प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या आप लोगों को सवाल बनाते आ रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH इफ उसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और आप लोगों को कुछ चीजें और गिवन दे रखी है, जैसे कि आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कई बार 0 से भी लिखा जाता है या इनफाइनाइट से भी लिखा जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये क्या हो गया। 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन इज 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चलो कौन से साल में आया था ये, 2017 में आया था ये।
2017 में आया था और कितने मार्क का था देखें, 2.5 टोटल, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपको ना इसको स्टेप्स में करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे होगा। सबसे पहले आप यहां पर क्या लगाओ, सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले आप यहां पर कोलरॉश लॉ लगाओ। कोलरॉश लॉ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस n मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO नेगेटिव। ये आपको आधा मार्क दिला दिया, इस स्टेप ने ही आपको आधा मार्क दिला दिया। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया तो आधा मार्क मिल गया। अब क्या होगा, H पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है 349.6 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 40.9, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इन दोनों को सम किया तो क्या वैल्यू आई, इन दोनों को सम किया तो वैल्यू आई देखो 9 और 6 15, तो 5, एक कैरी 9 और 1 10, एक कैरी 5 और 3 350, नहीं 9 और 6 15 हासिल का 1, 9 और 1 0, 1 कैरी 4 4 8 9, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जैसे ही आपने ये सॉल्व करा आपको बोर्ड एग्जाम वाले ने आधा नंबर और दे दिया। तो ये 2 मार्क के सवाल में आपको 1 नंबर तो यहीं तक मिल गया। मतलब सवाल पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी लिखकर आ गए तो मजा आ जाना है। अब आपसे पूछ रहा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो अभी मैंने आपको सिखाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट ए स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉरी। तो ये आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाय 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया आपको बोर्ड एग्जाम वाला आधा नंबर और दे देगा। और जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, शायद 0. अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ तो 0.1 यूनिट से यूनिट तो कट जाएगी, ये आपका जवाब आ गया। तो आधा नंबर आपको और मिल जाएगा। इस प्रकार आपको पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। तो आपका जवाब आएगा 0.1 विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सवाल को बनाने का तरीका आप लोगों के पास में आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भैया इस तरीके से सवाल बना रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में तकलीफ आती है तो कभी भी उसके पूरे सॉल्यूशन के पीछे मत भागना, सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाना। देखो मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं तुमको मार्किंग स्कीम समझा रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए सिर्फ फॉर्मूला लिखाना, लेकिन करके जरूर आना सवाल, छोड़ना मत। छोड़ने की मिस्टेक बच्चा गड़बड़ी करता है। देखो 2018 में कैसा सवाल आया था, आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर CH3COOH solution at 298 kelvins is 1.65 into 10 to the power minus 4 साइमन पर सेंटीमीटर। आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस वाली नहीं है, ये सिंपल मोलर कंडक्टिविटी है। ये सिंपल मोलर कंडक्टिविटी जरा निकालो। चलो कैसे सॉल्व करोगे इसको भाई, बहुत इजी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंडक्टिविटी की वैल्यू 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.01 इंटू 1000। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये माइनस 10 टू द पावर -1 बचेगा, माइनस दैट इज 16.5
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो अब बच्चा लोग अपन आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज अपना रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन चीजों की तरफ जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो हेडिंग डाल लो रेडॉक्स रिएक्शन। भाई हम लोग सब जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या चीज क्लियर हो गई? ओके। कहां पर देखने को मिलती है? आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग यूजुअली डेनियल सेल पढ़ते हैं। क्या होता है डेनियल सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आप इसको बोलते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो। कैसा दिखता है ये आप सभी लोग जानते हो। एक चेंबर में ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, उसमें इसकी रॉड डिप्ड होती है। दूसरे वाले के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर कॉपर की रॉड डिप्ड होती है। ये यहां से एक वोल्ट मीटर से या एम मीटर से जो भी आपका जो रीडिंग देता है उससे कनेक्टेड होता है। यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है, यहां पर आपके सॉल्ट ब्रिज होता है। ये देखो, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। लाइकवाइज क्या चीज क्लियर हो गई? कुछ ऐसा नजर आता है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। यहां पर अगर आपकी जिंक की रॉड है तो ये जिंक सल्फेट के अंदर डूबा हुआ है, वी ऑल नो दैट, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये अगर कॉपर की रॉड है तो ये कॉपर सल्फेट के अंदर डिप्ड है। ठीक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो पार्ट को एनोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका नाम रिडक्शन हो जाएगा, और ये आपका कैथोड कहलाएगा। इस सेल को लिखने का तरीका क्या होता है, आप लिखेंगे सबसे पहले जिंक, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे Zn डाई पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, डबल डॉट, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 एंड कॉपर। दिस इज हाउ आप एक सेल को यहां पर डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक टर्म आपके पास में यहां पर आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द potential difference between the metallic rod, between the metal rod and the solution of the same metal, and the solution of the same metal। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जिंक का क्या पोटेंशियल है और जिंक सल्फेट का क्या पोटेंशियल है, इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। एक टर्म और आती है मेरे प्यारे बच्चों जिसको कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब कुछ सेम रहेगा, बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका प्रेशर 1 बार हो जाएगा, 298 केल्विन्स का टेम्परेचर हो जाएगा, एंड आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल ZnSO4 सोल्यूशन ले लो और 1 मोल CuSO4 सोल्यूशन ले लो, ये 1 मोल हो जाएगा। इन कंडीशंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेटल की रॉड का और मेटल के सोल्यूशन का, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो गई? हम लोग सब जानते हैं कि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, कभी आ जाए 1 मार्क क्वेश्चन में, तो पहले तो क्या करता है, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। और दूसरा, इनर सर्किट को कंप्लीट करने के अलावा ये
न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, यानी कि ऐसा नहीं होने देता कि एक एंड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाए, एक एंड पर प्रोटॉन इकट्ठे हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने देगा। दोनों तरफ ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, एक टर्म आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, जैसे आपने यहां पर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, इसका अपना खुद का कुछ पोटेंशियल है। आपने यहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, इसका अपना खुद का कुछ पोटेंशियल है। तो ओवरऑल जब ये पूरा सेल काम करेगा तब आपको इस पूरे सेल का पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इस कॉपर का अकेले का कितना पोटेंशियल है या इस जिंक का अकेले का कितना पोटेंशियल है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेल के अंदर मिलके काम कर रहे हैं। एक घर में दो भाई रहते हैं, दो भाई मिलकर 20 रोटी खा रहे हैं दिन भर में, तो बाहर वाला सिर्फ ये बता सकता है कि इसकी मम्मी आज घर से 20 रोटी बना के निकली है, मतलब ये दोनों भाई मिलकर 20 रोटी ठूसेंगे। लेकिन कोई ये थोड़ी बता सकता है कि बड़ा भाई और छोटा भाई इंडिविजुअली कितनी खा रहे हैं, वो दोनों तो मिलके खा रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि बड़ा भाई कितनी रोटी खाता है? तो एक दिन छोटे भाई का उपवास करवा दो, उस दिन उसको भूखा मार दो कि तू खाना नहीं खाएगा। तो जो बड़ा भाई है वो जितनी रोटी खाएगा उससे पता चल जाएगा कि बड़े भाई की इतनी खुराक है। और अगले दिन बड़े भाई का उपवास कर दो, छोटे भाई से ठुसवाओ, तो छोटा भाई जितनी खाएगा उससे तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, भले ही वो आपका कैथोड हो या आपका एनोड हो, तो आप क्या करो, जिसका निकालना है उसके सामने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लग दो, क्योंकि इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, इसका खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता। तो अब जैसे आपने क्या करा, आपने यहां पर मान लो जिंक की जगह SHE रख दिया, तो इसका खुद का पोटेंशियल तो 0 है। तो अब जो ओवरऑल तुमको सेल का पोटेंशियल दिखाई देगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। तो जो सेल का पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है। अगली बार अगर तुमने इधर SHE रख दिया, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है, तो आपको एनोड का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है एक तरफ रख के दूसरे तरफ का पोटेंशियल जानने के लिए। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, हर इलेक्ट्रोड का अपना खुद का इंडिविजुअल पोटेंशियल भी आपको पता लग जाएगा। चलो इतना नोट करो। अब मैं आपके साथ में जल्दी से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया है, इसी के बेसिस पर मैं आपके साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को IUPAC ने बोला, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको एक टर्म सिखाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप E0 से रेफर करते हो। अगर आप कैथोड के लिए निकालोगे तो ये स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल हो जाएगा, आप एनोड के लिए निकालोगे तो स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन IUPAC बोलता है कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहलाया जा सकता है। ऑक्सीडेशन होगा तो उसका अपोजिट रिडक्शन होगा। तो IUPAC कहता है कि अगर किसी किताब में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखा हुआ दिखे SRP, तो घबराने की बात नहीं है। खैर, हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये आपके एलिमेंट्स को इन्होंने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E0 वैल्यूज के हिसाब से अरेंज किया है। सबसे पहले इन्होंने यहां पर रखा लिथियम पॉजिटिव रिएक्टिंग विथ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लिथियम नाम का मेटल। फिर इन्होंने यहां पर हाइड्रोजन रखे रिएक्टिंग विथ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। फिर इन्होंने यहां पर फ्लोरीन रखे, फिर इन्होंने यहां पर फ्लोरीन रखे एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2F नेगेटिव आयन। अब यहां पर इन्होंने हमसे ये बात बोली
कि इसका ई नॉट का जो वैल्यू आया हुआ है -3.05 वोल्ट्स, इसके ई नॉट का वैल्यू आया 0 और इसके ई नॉट का वैल्यू आया +2.87 वोल्ट्स। वैसे ये मैंने तीन ही एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने पूरी सीरीज बनाई थी। तो अब इन तीनों को देख के क्या समझ सकते हैं, देखो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी है कि एक लिथियम पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए ये एक नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। नेगेटिव वैल्यू शो करने का मतलब है दैट इट विल नॉट इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, इट विल नॉट इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन को, इट विल नॉट इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, इट विल नॉट रिड्यूस इजीली, ये इजीली रिड्यूस नहीं होगा। अब जो इजीली रिड्यूस नहीं हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन में या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ये इजीली रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ये इजीली क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज, इट इज इजीली ऑक्सीडाइज, यानी आप इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और जो इजीली ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आ गई? ये 0 हो गया। अब आप सीरीज में नीचे की ओर चल रहे हो। नाउ इस केमिकल रिएक्शन के लिए देखो, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, दैट फ्लोरीन विल इजीली, it will easily accept the electrons। जो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस इजीली हो जाएगा, मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरों के इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन मुश्किल है, इसका ऑक्सीडेशन इज नॉट इजी, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन देना हमारे लिए इजी है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या पहचानने में मदद करती है कि कौन सा एलिमेंट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एलिमेंट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एलिमेंट इजीली ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एलिमेंट इजीली रिड्यूस होगा। जब आप एक केमिकल रिएक्शन करोगे तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस में आपको अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, तो कौन हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट रोल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की आप लोगों को कोशिश की है, एक बार इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके मेटल्स नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी, आपके मेटल्स नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को बताता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसको जरा ध्यान से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की तरफ। ठीक है गाइस, अब देखो, अब आपके पास में बोर्ड पर नर्न्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी है। हम लोग सब जानते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। देखो यूजुअली आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को आता है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल आप यूजुअली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कैथोड माइनस एनोड से। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह फॉर्मूला भी डिस्कस करवाया था। एक्चुअली ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ ज्यादा जा रहे हो, जब आपका फोकस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर हो, तब आपको ये वैल्यू निकालनी होती है। यूजुअली क्या होता है, तब आप ये वैल्यू निकालोगे। लेकिन हमेशा उस स्पेशल केस को छोड़ के अगर आपके पास में और कोई भी केस हो तो आप चाहो तो वो फॉर्मूला अवॉइड भी कर सकते हो, उस फॉर्मूले को आप नेग्लेक्ट कर दो। आप तो ये फॉर्मूला याद करो, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पहले एनोड बाद में, का CA का, ये आप याद रखना, कैथोड पहले एनोड बाद में। तो ई नोट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में आपको इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है
अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कब, जब सॉल्यूशन इज नॉट एट 1 मोलर कंडीशन, ना तो प्रेशर 1 बार हो ना 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, तब अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर, आर आपका गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन द रिएक्शन, जैसे यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एफ आपका फराडे, आप लोग जानते ही हो 1 फराडे इज 96500 कूलम्स। एल एन आपका नेचुरल लॉग है, आप चाहो तो इसको लॉग बेस 10 में कंटिन्यू कन्वर्ट कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को चाहो तो log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन एफ। अब ये log बेस 10 में आ जाएगा, m अपॉन एम पॉजिटिव। ये आप चाहो तो इस तरीके से इस रिएक्शन को भी, इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो। रिएक्शन बार बार क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इक्विलिब्रियम पर होते हो तो ई नॉट ऑफ अ सेल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। जब आप इक्विलिब्रियम पर होते हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है और ये 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 होगा इक्विलिब्रियम पर, तो ये वाला पूरा बॉक्स उठ के इधर आ जाएगा, या मैं कहूं ये वाला पूरा पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा। मैंने m अपॉन एम पॉजिटिव को kc लिख दिया, विच इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पर, तो इसको kc लिख दिया। 3.303 r इंटू टी, टेम्परेचर आपने 298 केल्विन ले लिया, n आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे, f के पास में आपके पास में वैल्यू आ गई 96500, जब सारी वैल्यूज रखोगे तो 0.059 बाय n आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर आपके लिए ई नॉट निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ई की वैल्यू 0 हो जाती है और केसी ये एम अपॉन एम पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपके पास में एक बड़ी रिएक्शन चल रही है तो बड़ा आसान है ई सेल निकालना, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 लॉग बेस 10 एम अपॉन एम, सॉरी एम की पावर एम, यानी कि एम के जितने मोल्स हैं वो एन के जितने मोल्स हैं, ए के जितने मोल्स हैं, और ये इस तरीके से आप ये तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हो। अच्छा, गिब्स एनर्जी निकालने का मतलब क्या होता है, यूजुअली गिब्स एनर्जी इसलिए निकाली जाती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये पता लगाया जा सके। अगर गिब्स की डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है मतलब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी निकालने का तरीका क्या होता है, एन एफ ई, खत्म। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ मतलब आपका फराडे 96500 और ई नॉट ऑफ द सेल। यूजुअली अगर आपका ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आ ही जाना चाहिए। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको नोन है तो आप आर टी लॉग के सी की वैल्यू से आप ये चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस ये वैल्यूज आपके सामने है, जरा इसको नोट कर लो। एक 2019 में सवाल आया था, एक 2019 में आपके पास में सवाल आया था, वो सवाल मैं करवा देता हूं, लेकिन अभी कुछ सिलेबस में चेंजेस की वजह से कई चीज़ें बदल गई हैं, तो मैं आपको सिर्फ वही सवाल कराऊंगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो गाइस देखो क्वेश्चन क्या था, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था। सवाल बड़ा आसान है, बस अगर आपको मेरा लेक्चर ये पूरा ध्यान है तो आप सवाल बड़े आराम से बना सकते हो। आपको सेल का ई नॉट दे रखा है 2.71 वोल्ट्स, रिएक्शन है Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर जो कि डाई पॉजिटिव फॉर्म में, सर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, इससे बन रहा है Mg डाई पॉजिटिव जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर दे रखा है, और कॉपर यहां से बाहर जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका ई सेल निकालना है पहला। दूसरा आपको यह बोल दिया कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट से कम है, और तीसरे केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 वोल्ट से ज्यादा है, तो आपको प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो भाई सबसे पहले तो आप नर्स्ट इक्वेशन लगा दो। सबसे पहले आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगा दो। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस
0.059 अपॉन n log बेस 10, ये क्या है आपका मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ा मतलब एनोड, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब ये कैथोड, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो एनोड ऊपर और कैथोड नीचे आता है। तो यहां पर आप ऊपर लिखेंगे Mg डाई पॉजिटिव क्योंकि आपका एनोड है, और Cu डाई पॉजिटिव क्योंकि आपका कैथोड है। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या दे रखा है 2.71 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियरली विजिबल है 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10, इसको मैं 10 टू द पावर -3 लिख रहा हूं, और इसको मैं 10 टू द पावर -2 लिख रहा हूं। कंप्लीट सॉल्व करने पर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2.7395 वोल्ट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द सेल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये ई ऑफ द सेल हो गया। अब अगर आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 से कम रखा तो रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप चलेगी, मतलब केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और अगर केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली यही रिएक्शन वर्क कर रही होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से कॉपर की ओर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकल के, देखो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने छोड़े तभी कॉपर ने एक्सेप्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन आपके मैग्नीशियम से कॉपर की ओर जा रहे होंगे, तो फ्लो ऑफ करंट क्या होता है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो करंट कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ फैल रहा होगा। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से अब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस में घुस गई, और अब आपका ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगी। मतलब अब क्या होने लग जाएगा, अब आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगा और आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, ताकि ये सेल रिचार्ज हो जाए। मतलब सेल अब कहां घुस गया है, सेल अब चार्जिंग में घुस गया है। तो जब अब यहां पर चीज अपोजिट हो गई तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉपर से मैग्नीशियम की तरफ जा रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, मैग्नीशियम से कॉपर की तरफ। तो इस तरीके के सवाल प्यारे बच्चों आपको आ सकते हैं नर्न्स इक्वेशन वगैरह लगाने पे। तो विद दिस हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। आई होप यू एंजॉयड, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। जितने PYQs करोगे, जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, नर्न्स इक्वेशन, कोलरॉश लॉ, इन्हीं पर सवाल बनते हैं। ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू मेरे प्यारे बच्चों।